हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो जैसा कि दरोगा और एडीओ के लिए है ना, और बिहार शिक्षक भर्ती के लिए जो करंट अफेयर्स जो पूछे जाते हैं उसमें हम लोग लगभग 600 प्रश्नों का संग्रह लेकर के आए हैं, है ना। बहुत सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको मिलेगा। तो चलिए हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को किए, अभी 76 नंबर से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है कि कंट्री ग्रैमी जीतने वाली पहली ब्लैक वुमन कौन बनी है ना। पहली ब्लैक वुमन कौन बनी है, तो ये बियॉन्से हो जाती, बियॉन्से, है ना। क्या नाम है? बियॉन्से है, सी आंसर हो जाएगा, बियॉन्से। कंट्री ग्रैमी जीतने वाली पहली ब्लैक वुमेन कौन बनी, तो बियॉन्से बनी है ना। और बियॉन्से लॉरेंस कंट्री म्यूजिक कैटेगरी में ग्रैमी जीतने वाली पहली ब्लैक वुमेन बन गई है, पहली ब्लैक वुमेन बनी है। मतलब ये इंपॉर्टेंट है, जब बात पहली का हो तो याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। ग्रैमी जीतने वाली पहली ब्लैक वुमेन बन गई है जिनका नाम है बियॉन्से। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे। प्रश्न है कि ग्रैमी 2025 में भारतीय मूल की किस गायिका ने एल्बम त्रिवेणी के लिए पुरस्कार जीता? त्रिवेणी के लिए पुरस्कार जीता, इनका नाम है चंद्रिका टंडन, है ना। इनका नाम क्या है? चंद्रिका टंडन नाम है, सी आंसर हो जाता है, चंद्रिका टंडन ये हो जाते हैं, चंद्रिका टंडन। 67वां ग्रैमी अवार्ड की बात करें हम लोग तो 2025 में दिया गया, जिसमें प्रमुख विजेता है एल्बम ऑफ द ईयर, ये दिया गया बियोंसे को काउबॉय कार्टर के लिए। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर केंड्रिक लैमर को दिया गया नाइट नॉट लाइक अस के लिए। सॉन्ग ऑफ द ईयर केंड्रिक लैमर को दिया गया नॉट लाइक अस के लिए। और बेस्ट न्यू आर्टिस्ट चैपल रोआन को दिया गया। उसके बाद बेस्ट पॉप वोकल एल्बम सबरीना कारपेंटर शॉर्ट एंड स्वीट को दिया गया। और भारतीय मूल की चंद्रिका टंडन ने त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यूज एंड एल्बम जीता है। इस कार्यक्रम में लॉस एंजिल्स को सम्मानित किया गया और बनागनी पीड़ितों के लिए धन जुटाया गया और होस्ट किया ट्रेवर नोआ के द्वारा, ट्रेवर नोआ के द्वारा इसको होस्ट किया गया। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखेंगे, है ना। अगला प्रश्न है कि पहले विश्व पिकल बॉल 2025 का खिताब किसने जीता है ना। पहले विश्व पिकल बॉल 2025 का खिताब किसने जीता, तो ये खिताब जीता बेंगलुरु जवान के द्वारा जीता गया। आंसर सी होगा, बेंगलुरु जवान के द्वारा। यानी कि बेंगलोर जवान्स ने पुणे यूनाइटेड को 3-1 से हराकर इतिहास रच दिया और विश्व पिकल बॉल लीग के उद्घाटन संस्करण के चैंपियन बन गए। और यह भारत की पहली फ्रेंचाइजी आधारित पिकल बॉल लीग हो जाता है, या पहली। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर 79 नंबर सवाल देखते हैं। बजट 2025-26 में कृषि क्षेत्र के लिए, है ना, कृषि क्षेत्र के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो कृषि क्षेत्र के लिए योजना जो शुरू किया गया उसको पीएम धन धान कृषि योजना कहते हैं, पीएम धन धान कृषि योजना कहते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में कृषि क्षेत्र की प्रमुख घोषणाएं थी। पीएम धन धान कृषि योजना का शुभारंभ किया जाएगा, जिससे 1.7 करोड़ किसानों को ग्रामीण समृद्धि के निर्माण में सहायता मिलेगी यहां से। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे, 80 नंबर सवाल है। बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था ने दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहां पर किया है? हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहां पर किया? तो जोहान्सबर्ग में किया गया। इसका आंसर क्या होगा? सी हो जाता है, जोहान्सबर्ग में किया गया, है ना। बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था BAPS ने जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया। और श्री स्वामी नारायण मंदिर और सांस्कृतिक परिसर का उद्घाटन दक्षिण अफ्रीका में हिंदू समुदाय के लिए ऐतिहासिक मील का पत्थर हुआ, या ऐतिहासिक मील का यह पत्थर हुआ। चलिए 81 नंबर सवाल है। हाल ही में खबरों में रही कृत्रिम सूर्य, है ना, इष्ट किस देश के द्वारा बनाया गया है? कृत्रिम सूर्य भी बना लिया गया और ये बनाने का काम किया है कौन सा देश? चाइना के द्वारा बनाया गया है। कृत्रिम सूर्य का निर्माण किया गया किसके द्वारा? चीन के द्वारा किया गया है ना। कृत्रिम सूर्य ईस्ट यानी कि एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग
टोकामाक को चीन ने बनाया है और यह चीन का परमाणु संलयन अनुसंधान का एक प्रोजेक्ट हो जाता है। और कृत्रिम सूर्य इष्ट से जुड़ी कुछ खास बातें हैं, जैसे चीन के कृत्रिम सूर्य ने 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान पर 1000 सेकेंड से ज़्यादा समय तक प्लाज्मा को स्थिर बनाए रखा है। यह बहुत विशेष बनाता है इसको। नेक्स्ट 82 नंबर सवाल, भारतीय हज यात्रियों को स्वास्थ्य सेवा सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है ना? कौन सा ऐप लॉन्च किया? यानी कि जब भारतीय हज यात्रियों को स्वास्थ्य से संबंधित अगर कुछ गड़बड़ी वगैरह हुआ तो सहायता प्रदान करने के लिए जो ऐप लॉन्च किया है उसका नाम है हज सुविधा ऐप, है ना। हज सुविधा ऐप हो जाएगा, भारत सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया, जिसका नाम है हज सुविधा, है ना। हज सुविधा ऐप हो जाता है। चलिए, ये वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही VVI है, इसको याद रखिएगा। मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? मृत्यु का अधिकार, है ना, मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है कर्नाटक। पहला राज्य कौन बना है? कर्नाटक बनता है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। कर्नाटक सरकार ने गरिमा से मृत्यु का अधिकार, गरिमा से मृत्यु का अधिकार अपने राज्य में लागू किया, जिससे देश का पहला राज्य बन गया है ना। गरिमा से मृत्यु का अधिकार मिला, मृत्यु का अधिकार मिला, कौन सा राज्य दिया? तो ये कर्नाटक सरकार ने दिया। गंभीर और लाइलाज रोगियों को जीवन रक्षक उपचार जारी रखने या न रखने का फैसला, है ना, ये फैसला मरीजों पर अधिकार दिया गया। और इच्छा मृत्यु कानून से यह अलग है और कानूनी प्रक्रिया आवश्यक होती है इसके लिए। क्या है? राइट टू डाई विथ डिग्निटी कानून। कोई मरीज अगर गंभीर और लाइलाज बीमारी से पीड़ित है, वह जीवन रक्षक उपचार जारी नहीं रखना चाहता, तो अस्पताल और डॉक्टर उस मरीज के फैसले का सम्मान करने के लिए बाध्य होंगे, है ना। चलिए, अच्छी बात है। नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं, चीन के BRI से बाहर निकलने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन बना है ना। BRI से बाहर निकलने वाला लैटिन देश कौन बना? तो ये नाम हो जाता आपका पनामा का, पनामा का है ना। चीन के BRI से बाहर निकलने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन बना? तो ये पनामा बना है, पनामा। पनामा बना है। पनामा चीन के BRI से बाहर निकलने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बना और राष्ट्रपति जोस राउल मुलिनो ने घोषणा की कि पनामा चीन के साथ अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव सौदे को नवीनीकृत नहीं करेगा। यह निर्णय पनामा नहर क्षेत्र में चीनी प्रभाव के बारे में चिंताओं पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ चर्चा के बाद, है ना, यहाँ पर लिया गया है। जैसे पनामा के बारे में हम लोग देखेंगे तो पनामा का राजधानी कहाँ है? पनामा सिटी है। इसके मुद्रा का नाम है है ना, पनामानियन बालओआ। यहाँ पे राष्ट्रपति है जोस राउल मुलिनो, ठीक है। और यही है आपका पनामा जो देख रहे हैं यहाँ पे, और इसी का राजधानी है पनामा सिटी। चलिए, भारत के पहले व्हाइट टाइगर प्रजनन केंद्र को स्थापित करने की मंजूरी किस राज्य को मिला है? इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। भारत के पहले व्हाइट टाइगर प्रजनन केंद्र को स्थापित करने की मंजूरी किस राज्य को मिला? तो ये मध्य प्रदेश को मिला है, मध्य प्रदेश को। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या है मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश में जंगल सबसे ज़्यादा है ना। जंगल सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे ज़्यादा है, और मध्य प्रदेश में दाल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है यहीं पर, है ना। और यहाँ पे बाघों की संख्या भी सबसे ज़्यादा है, बाघों की संख्या। चलिए, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश के रीवा जिले में भारत के पहले सफेद प्रजनन केंद्र को मंजूरी दिया है। मध्य प्रदेश राज्य को पहली बार इसे गोविंदगढ़ में स्थापित किया जाएगा, जो मुकुंदपुर के सफेद बाग सरकारी के पास स्थित है। इस प्रजनन केंद्र से जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा और वन्यजीव पर्यटन का विकास और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद की गई है यहाँ पे। चलिए, 86 नंबर सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे। हाल ही में
भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय किस राज्य में निर्माण की जाएगी? इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत का पहला एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय किस राज्य में निर्माण किया जाएगा? तो यह महाराष्ट्र में इसका निर्माण किया जाएगा, महाराष्ट्र में, है ना, महाराष्ट्र में इसका निर्माण किया जाएगा। आप देख रहे हैं इंडिया का फर्स्ट एआई यूनिवर्सिटी हो जाएगा महाराष्ट्र में, है ना। महाराष्ट्र में देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय स्थापित करने जा रहा है, जो एआई शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो जाता है। दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो जाता है। हेलो, चलिए 87 नंबर सवाल देखेंगे। रिवर ब्लाइंडनेस को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है? इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवर ब्लाइंडनेस को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना? तो पहला अफ्रीकी देश हो जाएगा नाइजर, है ना, नाइजर हो जाएगा। पहला देश हो जाता है नाइजर, है ना, नाइजर हो जाता है जो रिवर ब्लाइंडनेस को खत्म किया है, रिवर ब्लाइंडनेस को। यानी कि नाइजर ने ऑन्कोसेरसियासिस को खत्म करने के लिए WHO के मानदंडों को पूरा किया, जिससे यह ऐसा करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया। ऑन्कोसेरसियासिस, जिसे रिवर ब्लाइंडनेस के रूप में जाना जाता है, एक परजीवी रोग है और ट्रेकोमा के बाद विश्व भर में अंधेपन का दूसरा प्रमुख संक्रामक का कारण यह हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा की है? बहुत VVI है, हो सकता है सवाल ये पूछिए आपके एग्जाम में, है ना। चलिए, तो ये हो जाएगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड की गठन की घोषणा की है? तो ये आपका हो जाएगा, कौन सा राज्य है? बिहार राज्य है ना, ये आपका बिहार राज्य हो जाता है। चलिए आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं, किस IIT द्वारा स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया गया है? पहला जीनोम एटलस लॉन्च किया गया IIT मद्रास के द्वारा। आंसर इसका ए होगा, IIT मद्रास के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे, हाल में भारत दौरे पर आए ओपन AI के CEO का क्या नाम है? यही है, ओपन AI के CEO का नाम है सैम ऑल्टमैन, है ना, सैम ऑल्टमैन हो जाते हैं। भारत दौरे पर आए ओपन, है ना, ओपन AI के CEO का क्या नाम है? तो सैम ऑल्टमैन हो जाते हैं ये। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे, और ये है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन ने किस देश में उगबाड़ जलवायु लचीला कृषि परियोजना शुरू की है? तो ये शुरू किया है कौन से कंट्री के द्वारा? ये सोमालिया के द्वारा प्रारंभ किया गया, ये सोमालिया के द्वारा प्रारंभ किया गया है ना। चलिए 92 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे, किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा IVF, है ना, किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार सफलतापूर्वक कंगारू भ्रूण बनाया गया? कंगारू भ्रूण बनाया गया है ना, कंगारू भ्रूण बनाया गया है। तो ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, है ना, क्या होगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, किस राज्य में 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन किया गया है? किस राज्य में, कौन सा क्रम भी याद रखिएगा, 38वां, है ना, 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन किया गया है हरियाणा के फरीदाबाद में, है ना, हरियाणा के फरीदाबाद में किया गया है। एयरो इंडिया 2025 का, है ना, एयरो इंडिया 2025 का आयोजन किस शहर में हो रहा है? एयरो इंडिया 2025 का आयोजन हुआ कहाँ पे? बेंगलुरु में, बेंगलुरु में। यानी कि रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 10 फरवरी 2025 को कर्नाटक के बेंगलुरु में,
है ना। यलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर एरो इंडिया के 15वें संस्करण का उद्घाटन किया है, 15वें संस्करण का उद्घाटन। और थीम है रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटी, इसका थीम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है, किस देश ने हाल ही में ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया? डेविल हंट, कौन सा ऐसा देश है जो ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया? तो ये बांग्लादेश हो जाएगा, है ना। बांग्लादेश ने इसको शुरू किया है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसने एफ ईस्ट 2025 सॉफ्टवेयर लॉन्च किया? सॉफ्टवेयर एफ ईस्ट, है ना। एफ ईस्ट 2025 सॉफ्टवेयर लॉन्च किया, तो ये लॉन्च किया है किसके द्वारा? इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, है ना। इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने फिनिट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर का नवीनतम संस्करण जारी किया है, किसके द्वारा? तो यहाँ पर देखिए नोट फिस्ट सॉफ्टवेयर को इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा इसको विकसित किया गया है ना, इसको विकसित किया गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं, भारत ने किस वर्ष तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? भारत ने किस वर्ष तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का, है ना, लक्ष्य रखा? तो 2027 तक यह लक्ष्य रखा है। इंपॉर्टेंट हो जाएगा 2027 तक, है ना। केंद्र सरकार का लक्ष्य है 2027 तक देश के लिम्फेटिक फाइलेरियासिस बीमारी को खत्म करना है। लिम्फेटिस फाइलेरियासिस के बारे में क्या है? तो लिम्फेटिस फाइलेरियासिस, जिसे आमतौर पर एलिफेंटिसियासिस या हाथी पांव के नाम से जाना जाता है, एक शारीरिक रूप से विकृत और अक्षम करने वाली यह बीमारी हो जाती है ना। यह एक बीमारी है। चलिए 98 नंबर हम लोग देखेंगे कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत 96वें स्थान पर रहा है। भारत जो है यह 96वें स्थान पर रहा है, या भारत 96वें स्थान पे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि भारत ने किस वायरस से बचाव के लिए, है ना, किस वायरस से, भारत ने किस वायरस से बचाव के लिए दुनिया का पहला डीवा मार्कर टीका बनाया है? डीवा मार्कर टीका बनाया तो लंपी वायरस, लंपी वायरस, है ना, लंपी वायरस हो जाएगा इसका। जैसे में हम लोग देखें यहाँ पे, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक की बायोवेट कंपनी ने टीके को तैयार किया, जिसे बायो लंपी वैक्सीन नाम दिया गया है। लंपी को गांठदार त्वचा रोग भी कहते हैं। यह मवेशियों में होने वाली संक्रामक बीमारी है जो पॉक्स वेरिडे परिवार के वायरस के कारण होती है। इसे निथलिंग वायरस भी कहा जाता है, और यह वायरस मच्छर, कीट और अन्य काटने वाले, है ना, कीड़ों से फैलता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, हाल ही में अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी का निधन हुआ, इनका नाम क्या है? हाल ही में अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी का निधन हुआ, इनका नाम क्या है? तो सत्येंद्र दास हो जाते हैं, बी आंसर होगा। और यही है आपके सत्येंद्र दास जी हैं, यही सत्येंद्र दास जी हैं, है ना। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का 12 फरवरी 2025 को निधन हो गया। राम मंदिर उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को, है ना, नरेंद्र मोदी के द्वारा। वास्तुकार हैं इसके चंद्रकांत सोमपुर, और इसके मूर्तिकार है अरुण योगी राज हो जाते हैं, अरुण योगी राज। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं, और ये हो जाएगा 2025 में वैश्विक अनुमोदन रेटिंग के साथ कौन शीर्ष पर है? तो ये हो जाते हैं नरेंद्र मोदी। हेलो फटाफट एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स तो आप भी बहुत पढ़े होंगे, लेकिन करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछता है वो न्यूज़पेपर का जो कटिंग होता है उससे सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। हम तुरंत ही 1-2 रोज़ के अंदर में ही जितना भी पेपर का कटिंग है, क्योंकि आप बीपीएससी में देखते होंगे जितना भी एग्ज़ाम होता है, यूपीएससी लीजिए, बीपीएससी लीजिए, दारोगा लीजिए, है ना, चाहे बिहार शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम हो, चाहे सचिवालय का एग्ज़ाम हो, चाहे एडीयू का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम है, सबसे ज़्यादा पेपर के कटिंग से, क्योंकि ये लोग भी सारे प्रश्न जो बनाए जाते हैं, जितने लोग भी बना के आपको देते हैं वो सब पेपर का ही रहता है। तो हम आपको पेपर कराने वाले हैं ताकि बढ़िया तरीके से आपको तैयारी हो जाए। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे जब जाएंगे
तो वहाँ सारा का सारा पेपर का कटिंग आपको मिल जाएगा, है ना। चलिए यहाँ पे तो नरेंद्र मोदी हो जाते हैं, ये शीर्ष स्तर पे है। नेक्स्ट सवाल है आपका, लगातार 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन बना? 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर कौन बना? तो ये बनता है आपका कौन सा? इंदौर बनता है ना, इंदौर बनता है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे 38, ये आपका 103 नंबर। 38वें राष्ट्रीय खेलों की राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी किसने जीती? है ना, 38वें राष्ट्रीय खेलों की राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी किसने जीती है? तो ये जीती है सर्विसेज के द्वारा। इसका आंसर क्या होगा? ए हो जाता है ना, सर्विसेज के द्वारा, है ना, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए, और आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड में यहाँ पे टोटल 121 पदक जीते हैं। गोल्ड 68, सिल्वर 26, ब्रॉन्ज 27, और दूसरा स्थान किसका है? महाराष्ट्र का हो जाएगा, है ना, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है 200, है ना, 201 पदक इसने जीता, लेकिन गोल्ड 54 है, और यहाँ पे सिल्वर 71 है, और ब्रॉन्ज 76 हो जाएगा। तीसरा स्थान है हरियाणा का, और 14 स्थान है मध्य प्रदेश का, 5वां स्थान है कर्नाटक का, और 6ठा स्थान है तमिलनाडु का, और 7वां स्थान हो जाएगा आपका उत्तराखंड का। यहाँ पे चलिए, जैसे में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड या सेना की टीम ने 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों में 121 पदक यानी कि 68 स्वर्ण, 26 रजत, 27 कांस्य के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी जीता। और यह सेना टीम के लिए 5वीं राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी थी, है ना। 38वां नेशनल गेम्स 2025 जिसका होस्ट किया था कौन सा राज्य? उत्तराखंड, है ना। मस्कट देखते माउली द हिमालयन, है ना, मोडल वर्ड है, और यहाँ पे टैगलाइन है संकल्प से शिखर तक। मेघालय 2027 में 39वां राष्ट्रीय खेलों का मेजबानी करेगा, 2027 में करेगा मेघालय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और आप देख सकते हैं मणिपुर में लगा है, या मणिपुर में, है ना, इसको मणिपुर में लगाया गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और ये हो जाएगा कि केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत प्रावधान के लिए 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को लागू कर दिया। यह 11वीं बार है जब मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया, 11वीं बार, क्रम याद रखिएगा। भारत के राज्यों में सबसे अधिक 11 बार राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लगाया गया। बिहार में अभी तक 8 बार लगा है, इसको भी याद रखिएगा, है ना। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे राष्ट्रपति शासन एवं अनुच्छेद 356 के संबंध में प्रावधान क्या है? तो संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत यदि राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट है कि किसी राज्य का शासन इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकती है और राज्य विधानसभा को भंग या निलंबित कर सकती है। राष्ट्रपति शासन की अवधि, तो राष्ट्रपति शासन 6 महीने की अवधि के लिए वैध होता है, और यदि इसे संसद द्वारा साधारण बहुमत से मंजूरी दे दिया जाता है तो फिर 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। यानी कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगातार अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए लगाया जा सकता है। चलिए यहां पे है दक्षिण चीन सागर में कौन सा देश? है ना, दक्षिण चीन सागर में कौन सा देश पहला डीप वाटर स्पेस स्टेशन बना रहा है? पहला देश कौन सा है? चाइना, है ना, चीन बना रहा है, यही है ना। चाइनाज फर्स्ट डीप सी स्पेस स्टेशन है यह। कितना इंटेलिजेंट है बताइए पड़ोसी कंट्री। चीन ने दक्षिण चीन सागर में 2000 मील गहराई पर अत्याधुनिक डीप वाटर स्पेस स्टेशन बनाने की मंजूरी दी है, जो कोल्ड शिप इकोसिस्टम के अध्ययन के लिए उपयोग किया जाएगा। और इस चीनी गहरे समुद्र के अंतरिक्ष स्टेशन में ड्रिलिंग जहाज मेंगजियांग भी शामिल होगा, जिसका लक्ष्य पृथ्वी के आवरण तक सबसे पहले पहुंचना है। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बाद चीन गहरे समुद्र में अंतरिक्ष स्टेशन बनाने और संचालित करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है।
तीसरा देश बन गया है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे भारत टैक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। भारत टैक्स 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो ये किया गया है कहाँ पे, दिल्ली में। कहाँ पर किया गया, तो इसको दिल्ली में किया गया है ना, दिल्ली में किया गया। यानी कि भारत टैक्स प्लेटफॉर्म कपड़ा उद्योग का सबसे बड़ा और सबसे व्यापक आयोजन हुआ। आयोजन इसका हुआ दिल्ली, 14 से लेकर के 17 फरवरी के बीच में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में भारत टैक्स 2025 में भाग लेंगे और इस कार्यक्रम में कच्चा माल, तैयार उत्पाद और सहायक उपकरण की पूरी टेक्सटाइल मूल्य श्रृंखला एक ही स्थान पर उपलब्ध किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे कौन सा देश चीन के चंगाई E8 है ना, चांग E8 चंद्र मिशन में शामिल हो गया है। तो कौन सा देश शामिल हुआ है, ये हुआ आपका पाकिस्तान, है ना। कौन सा देश शामिल हुआ, तो ये कंट्री जो शामिल हुआ है उसका नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान अपने, है ना, पाकिस्तान अपने अंतरिक्ष और ऊपरी वायुमंडल अनुसंधान आयोग के माध्यम से चीन के चांग E8 चंद्र मिशन में शामिल हो गया, जो उसके अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है ना, चीन के द्वारा। 108 नंबर प्रश्न, किस कंपनी ने भारत और अमेरिका के बीच समुद्र में 50,000 किलोमीटर केबल बिछाने की घोषणा की। समुद्र में आप देख रहे हैं ना, समुद्र में, समुद्र के अंदर तलहटी वाला क्षेत्र में, और ये है मेटा के द्वारा, है ना, मेटा के द्वारा। यानी कि भारत और अमेरिका के बीच समुद्र में 50,000 किलोमीटर केबल बिछाने की घोषणा किसके द्वारा किया गया, तो मेटा के द्वारा किया गया है। इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मेटा के द्वारा, है ना। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप की स्वामित्व वाली कंपनी मेटा ने भारत और अमेरिका के बीच डिजिटल संपर्क बढ़ाने हेतु समुद्र में कितना 50,000 किलोमीटर केबल बिछाने की घोषणा की है और इस परियोजना को वाटर बर्थ नाम दिया गया। वाटर बर्थ। मेटा के अनुसार दुनिया की इस सबसे लंबी समुद्री केबल परियोजना का लाभ ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और कुछ अन्य प्रमुख क्षेत्रों को भी मिलेगा। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे, और ये आपका हो जाता है 8वां हिंद महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, है ना। 2025 का आयोजन कौन सा, 8वां हिंद महासागर 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये आपका हो जाएगा ओमान में। 8वां हिंद महासागर 16 से लेकर के 17 फरवरी 2025 में होगा। कहाँ, मस्कट, ओमान की राजधानी है। इस वर्ष सम्मेलन का विषय होगा समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्राएं। ये इसका, है ना, विषय हो जाता है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न हो जाएगा धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास। धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच में हुआ, तो भारत और जापान के बीच में हुआ। धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास भारत और जापान के बीच में, है ना, भारत और जापान के मध्य में हुआ है धर्म गार्जियन। भारत और जापान के मध्य में संयुक्त सैन्य अभ्यास 25 फरवरी से माउंट फूजी में शुरू होगा। भारत और जापान के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 6ठा संस्करण 25 फरवरी से लेकर के 9 मार्च तक जापान के माउंट फूजी में आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास का उद्देश्य है दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता को क्या करना, बढ़ावा देना। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे, हाल ही में जैकब किम्प्लिमो 57 मिनट से कम समय में हाफ मैराथन पूरी करने वाले किस देश के पहला धावक बने हैं, तो ये युगांडा के धावक बने हैं, है ना। किस देश के बने हैं, तो यहाँ पर देखिए ये युगांडा के, है ना, युगांडा के ये धावक बने हैं, ये युगांडा के धावक बने हैं, है ना। चलिए 24 साल के जैकब ने इस हाफ मैराथन में 56 मिनट और 42 सेकंड का समय निकालते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित कर दिया। उन्होंने इथियोपिया के योमिक कलेजा का रिकॉर्ड तोड़ दिया और योमिक ने 57 मिनट और 30 सेकंड का समय लेते हुए कीर्तिमान स्थापित किया। युगांडा की राजधानी कहाँ पे है, कंपाला। इसका मुद्रा है युगांडा शिलिंग। राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे 12 नंबर सवाल,
हाल ही में किस संगठन ने अंगदान करे जीवन बचाए पहल की शुरुआत किया है ना? किस संगठन ने पहल शुरू किया है? तो बीसीसीआई के द्वारा इसको शुरू किया गया, बीसीसीआई के द्वारा इसको शुरू किया गया है। चलिए, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कितने मूल्य वर्ग के नए बैंक नोट जारी करने की घोषणा की है और जिन पर नए गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर होंगे? तो ये कौन सा? 50 रुपया, है ना? कितना रुपया? तो ये है आपका 50 रुपया का नोट है, ठीक है। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने नए 50 मूल्य वर्ग के बैंक नोट जारी करने की घोषणा की है, जिन पर नए नियुक्ति गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर होंगे, है ना। ये नए बैंक नोट महात्मा गांधी श्रृंखला के वर्तमान डिजाइन को बनाए रखेंगे, जिससे देश की मुद्रा प्रणाली में स्थिरता बनी रहेगी। महत्वपूर्ण रूप से पहले जारी किए गए 50 के सभी नोट वैध रहेंगे और कानूनी रूप से मान्य होंगे, जैसा कि आरबीआई ने पुष्टि की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नीलगाय को मारने की अनुमति दी है? इंपॉर्टेंट है, और ये हरियाणा राज्य ने इसकी अनुमति दे दी है, हरियाणा ने, है ना। नीलगाय का बुल से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य, इसका वैज्ञानिक नाम भी देख सकते हैं, बॉसलेपस, है ना। ट्रैगो कैमलस नाम है इसका। प्राकृतिक वास भारत, नेपाल और पाकिस्तान में यह पाया जाता है ना। पाकिस्तान में यह पाया जाता है नीलगाय। यानी कि हरियाणा सरकार ने हाल ही में नए वन्यजीव नियम लागू किए जो नीलगाय यानी कि ब्लू बुल के नर को मारने की अनुमति देते हैं। यह निर्णय मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने और कृषि को नीलगायों द्वारा होने वाला नुकसान को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है यहाँ पे। चलिए 115, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया है। ज्ञानेश कुमार यही है आपके, ज्ञानेश कुमार, इन्हीं को नियुक्त किया गया। 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में इनको नियुक्ति मिली है ना। फरवरी 2025 में ज्ञानेश कुमार को देश के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया और वह पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की जगह लेंगे। 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार मार्च 2024 से ही चुनाव आयुक्त के रूप में काम कर रहे हैं, उन्हें पदोन्नत किया गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग की अगर बात करें तो इसका स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली है। पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे और अनुच्छेद यानी कि भारतीय निर्वाचन आयोग का जो 324 लेकर के 329 में इसका वर्णन किया गया है। और अन्य आयुक्त हैं सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी हो जाते हैं, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपका, है ना। चलिए 116 नंबर हम लोग देखेंगे। हाल ही में किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ये फिलीपींस में किया गया है। कहाँ पे, किस देश में किया गया? तो ये किया गया है आपको फिलीपींस में, है ना। यही हो जाते हैं जिनका नाम है तिरुवल्लुवर, यही जो प्रतिमा स्थापित किया गया कहाँ पे? तो फिलीपींस में इसको स्थापित किया गया है। भारतीय राजदूत हर्ष कुमार जैन ने प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का फिलीपींस में अनावरण किया। और नोट, मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के सेर्गी में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया है। कहाँ? फ्रांस में। और तमिलनाडु सरकार कवि तिरुवल्लुवर के सम्मान में 15 जनवरी को तिरुवल्लुवर दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। और तिरुवल्लुवर एक प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थे जो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में रहते थे, है ना। चलिए नेक्स्ट, प्रमुख प्रतिमाओं के बारे में भी देख लीजिए एक बार, है ना। हो सकता है ये पूछे आपके एग्जाम में। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? तो ये अनावरण किया है कहाँ पे? जोधपुर में किया है, ठीक है। और अमेरिका के नेब्रास्का स्टेट कैपिटल में किस भारतीय महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो यह महात्मा गांधी का किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया? तो लखनऊ में किया गया। और भारतीय सेना ने किस स्थान पर छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया? तो यह लद्दाख में किया। विश्व की सबसे बड़ी, है ना, BR अम्बेडकर की मूर्ति कहाँ स्थापित की गई? विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में किया गया, है ना। देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? यह देहरादून में किया गया। और PM मोदी ने असम में लाचित बोरफुकन की कितने फुट ऊंची प्रतिमा, बहादुर की प्रतिमा का अनावरण किया? तो 125 फुट का किया है ना, 125 फुट का।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये जापान में किया। किस देश में हनुमान जी की 90 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनियन का उद्घाटन किया गया? तो ये अमेरिका में किया गया। सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में स्थापित न्याय की देवी की नई मूर्ति बनाने वाली शिल्पकार कौन थे? तो विनोद गोस्वामी हो जाते हैं, है ना। किस मूर्तिकार द्वारा तैयार की गई भगवान राम लल्ला की 51 इंच ऊंची मूर्ति राम मंदिर में स्थापित की गई? तो इनका नाम है अरुण योगीराज, है ना, अरुण योगीराज हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, किस राज्य ने 50,000 वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी, है ना, सफल योजना की शुरुआत की? तो गुजरात ने किया। जी सफल योजना की शुरुआत कौन से राज्य के द्वारा? तो ये गुजरात राज्य के द्वारा किया गया है, गुजरात के द्वारा, है ना, गुजरात के द्वारा ये किया गया है। जैसे में देख सकते हैं गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में जी सफल गुजरात स्कीम फॉर अंत्योदय फैमिलीज फॉर, और है ना, ऑगमेंटिंग लाइवलीहुड योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों विशेषकर महिलाओं को सशक्त बनाना और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, इसका ये उद्देश्य हो जाता है ना। चलिए 118 नंबर हम लोग देखेंगे, यानी कि 78वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये कॉन्क्लेव को दिया गया है। आंसर इसका ए हो जाता है, कॉन्क्लेव, है ना, कॉन्क्लेव हो जाते हैं। जैसे में यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसको, ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार समारोह का 78वां संस्करण लंदन के साउथ बैंक सेंटर में आयोजित किया गया, और जिसमें पॉप थ्रिलर कॉन्क्लेव ने ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित 4 पुरस्कार जीते। कौन कौन? सर्वश्रेष्ठ फिल्म कॉन्क्लेव को मिला, सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट ब्रिटिश फिल्म कॉन्क्लेव को मिला, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन बने? तो ब्रैंडी कॉर्बेट द ब्रूटलिस्ट को मिला, है ना। सर्वश्रेष्ठ अग्रणी अभिनेत्री मिंकी मेडिसन अनोरा में, सर्वश्रेष्ठ अग्रणी अभिनेता एड्रियन बॉडी द ब्रूटलिस्ट में, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री कौन है? जो सल्दाना, है ना, एमिलिया पेरेज में, और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता किरण, है ना, कल्किन, ये हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 119 नंबर, हाल ही में जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत को चौथा स्थान दिया गया। यहाँ पे भारत को चौथा स्थान यहाँ पर दिया गया। पहला स्थान आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे 10 वर्स्ट इफेक्ट कंट्री 30 ईयर्स 1993 से 22 तक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यानी कि जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को 6ठा स्थान दिया गया। तो जलवायु जोखिम सूचकांक के बारे में देखिए, तो जलवायु जोखिम सूचकांक एक वार्षिक रिपोर्ट है जो दुनिया भर के देशों पर चरम मौसम की घटनाओं के प्रभाव का आकलन करती है, और इसे वर्ष 2006 में जर्मन वॉच के द्वारा प्रकाशित किया जा रहा था। और यह सूचकांक जलवायु से संबंधित आपदाओं जैसे तूफान, बाढ़, हीट वेव और सूखे के कारण होने वाले मानवीय और आर्थिक नुकसान के आधार पर देशों को रैंक किया जाता है और रैंक मिलता है। चलिए नेक्स्ट, भारत की किस राज्य में देश की पहली समर्पित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति 2025 पेश की गई? तो ये पेश किया गया कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, है ना, ये मध्य प्रदेश हो जाता है। मध्य प्रदेश में इसको पेश किया गया। मध्य प्रदेश में इसको पेश किया गया, ठीक है। मध्य प्रदेश में इसको पेश किया गया है। कितने नंबर का प्रश्न था? चलिए मध्य प्रदेश में पेश किया गया, यानी कि मध्य प्रदेश ने भारत के आर्थिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए देश की पहली समर्पित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति 2025 पेश की। और इस पहल का उद्देश्य है बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करना, इंदौर, भोपाल और जबलपुर जैसे टियर 2 शहरों में वैश्विक नवाचार और सहयोग के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र को तैयार करना इसका उद्देश्य हो जाता है। चलिए 21 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे, हाल ही में कहाँ 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन किया गया कहाँ पे? बेंगलुरु में, है ना। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? इसका आयोजन किया गया है बेंगलुरु में किया गया, है ना, बेंगलुरु में। जैसे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती, है ना, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने फरवरी 2025 को
बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन किया और यहाँ पर अपने संबोधन में उन्होंने भारतीय नारी शक्ति के बढ़ते प्रभाव और उनके विज्ञान, खेल और राजनीति, कला, संस्कृति में अभूतपूर्व योगदान पर प्रकाश भी डाला है ना, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए 22 नंबर हम लोग देखेंगे यहाँ पे। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर किया है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी पर किया है, यह है ना, ब्रह्मपुत्र नदी पर किया। यानी कि हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री ने असम के जोगी घोपा में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का ये उद्घाटन किया और यह टर्मिनल क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बदलने और भूटान और बांग्लादेश के साथ हमारे त्रिपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। और इस टर्मिनल की आधारशिला फरवरी 2021 में रखी गई। इसे 82 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया गया है ना। चलिए हाल ही में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो हाल ही में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है जिनका नाम है रेखा गुप्ता, है ना, ये रेखा गुप्ता हो जाती है। चलिए रेखा गुप्ता के बारे में देख लीजिए। यानी कि दिल्ली में रेखा गुप्ता बीजेपी की नई मुख्यमंत्री होंगी और ये शालीमार बाग से विधायक चुनी गई हैं और रेखा गुप्ता 27 साल बाद बीजेपी की सत्ता में आने पर इस पद को संभालेगी। और रेखा गुप्ता का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी से पुराना रिश्ता है। यानी कि 2020 चुनाव में वंदना कुमारी से हारने के बाद इस बार 29,000 वोटों से ये जीत दर्ज की है। चलिए 124 ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन द्वारा 2024 में भारतीय स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया? तो मनु भाकर के नामित किया गया है। किसको? तो मनु भाकर को नामित किया गया है यहाँ पे, है ना, मनु भाकर को नामित किया गया है। यानी कि 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज मनु भाकर को यूनाइटेड किंगडम के ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन द्वारा 2024 भारतीय स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर नामित किया गया। और नोट 2020 में मनु भाकर ने बीबीसी के इमर्जिंग एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी इन्होंने जीता था 2020 में, है ना। और चलिए 125 नंबर सवाल है। विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो पहला राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। पहला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश यानी कि विधानसभा अनुवादक से लैस होने वाली देश की पहली विधानसभा यह बनी है ना, पहली बनी है। चलिए हम लोग अगला, है ना, यहाँ से फिर से स्टार्ट करते हैं।